सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग रियल नंबर में जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद हम लोग जैसे कल जो हम लोग देखे थे कि फैक्टर ट्री ज्ञात किए थे, फैक्टर ट्री के तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करने के लिए रहेगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदले। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं तो हम पहले से जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हम उस संख्या में कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न लेते हैं 4320। तो अगर 4320 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना है तो 4320 का हम लोग फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से करना है, 3 से करना है। तो आगे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 1 होगा, 6 होगा, 0। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 8, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, 40 होगा। फिर इसको 2 से नहीं कट जाता है 2 से, तो ये 270 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से इसको डिवाइड कर ले चल जाएंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 270 को अगर तोड़ेंगे फिर आगे हम लोग, हाँ तो हम लोग बोले थे 270 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 बार में और ये 35। अब ये कितना से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन उसके पहले 5 3 8 1 9 यानी 3 से ये कटेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 5 15। फिर ये 3 से टूटेगा तो ये 15 3 45, फिर 3 से टूटेगा तो 5। यानी कि पहला जो प्रश्न है 4320 तो इसका पहले हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो हम इसलिए लिख सकते हैं 4320 का अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो इसको लिखे थे 2 के वो है तो इसको 2 गुने 2 गुने 4, 1 2 3 4 5 गो 2 है तो 5 गो हम लोग 2 लिख लिए। इसके बाद 3 गो है तो 3 गो 3 लिखना है और 1 5 है तो 1 हम लोग 5 लिख लेंगे। तब इसी को हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में एक ही संख्या को लेते हैं जैसे 2। तब 2 तुम्हारा कितना बार आया है तो 1 2 3 4 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 लिखेंगे। 3 जो है 3 टर्न आया तो 3 के पावर 3 लिख देना है और 5 के पावर 1 लिखेंगे। यानी इस प्रकार से हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभक्त किए। तो अगर पूछे कि इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है तो अभाज्य गुणनखंड एक हो गया तो 1 2 और कितना हुआ, 3 हुआ। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न लेते हैं दूसरा इसी का, और वो दूसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं 32,760। कोई डिजिट ले सकते हैं, कोई अंक ले सकते हैं। 32,660 लेते हैं या 32,760। एक क्वेश्चन इसको है, इसको फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभक्त करेंगे तो ये 32,760 का हम लोग फैक्टर करेंगे। पहले 2 से करेंगे तो 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 0। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, 0। फिर 2 से ये कटेगा तो ये 4, 9 दूनी 18 और 5, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। या इसको आप जोड़ करके देख लीजिए, चाहे 5 से डिवाइड कीजिए। 5 9 45 और 5 9 45। फिर इसको तोड़ेंगे तो ये 3 से टूटेगा 33 बार में, फिर 3 से टूटेगा 11 बार में। यानी कि हम 32,760 है तो 32,760 का फैक्टर कितना होगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है एक तो 5 लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 11 लिखे। अब इसमें क्या करना है
कि 2 के वो है, तो 2 जो है 3 वो है, तो इसका 2 के पावर 3 लिखना है। और इसके बाद तुम्हारा कितना है, तो 3 गुने 3, तो 3 के पावर 2 लिखते हैं। इसके बाद 5 है, तो 5 है लेना है, और 11 है, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, और यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुए। अब हम लोग इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अभाज्य गुणनखंड से ही, कि जैसे कुछ क्वेश्चन रहेगा कि कोई संख्या दिया हुआ है और उसको पावर के रूप में, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड से संबंधित हैं। अभाज्य गुणनखंड से संबंधित, हालांकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन है कि अगर 6370 या रहेगा, यदि 6370 इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k इंटू 11 के पावर 11 नहीं 13 है, 13 के पावर p दिया हुआ है। यदि इतना बराबर ये दिया हुआ है, तो कहता है कि m प्लस n प्लस k प्लस p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। तो इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें करते हैं क्या, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न है, जो कि कोई कड़ा नहीं है। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग फैक्टर ज्ञात करेंगे। ये देखने से ही लग रहा है कि 6370 जो है उसका फैक्टर करेंगे तो 2, 5, 7 और 13 के रूप में आएगा। 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग 6370 का फैक्टर ज्ञात करेंगे। 6370 का फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 6370 का फैक्टर कितना हो जाएगा जी, 2 से तोड़ेंगे तो 3, 1, 6, 5, ठीक, यानी कि 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 1, ओह गलती टूट गया, 3, 2 एकम 2, 17 हो गया, तो 8 दूनी 16, 1, 17, 5, इतना बार में टूटा। अब ये लास्ट में 5 है, तो कंफर्म है कि अगला डिजिट 5 से ही टूटेगा, और 5 6 का 30 से 1, 31, 5 दिया 15, 3 18 और 5 7 35। फिर इसको तोड़ने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ 2 था तो 2 से लगाए, फिर उसके बाद नहीं लगा तो 5 से लगाए। अब इसको 7 से लगा करके देखते हैं, तो 7 से लगाएंगे तो 7 63 एक बार में। अब इसको हम कितना से लगा सकते हैं, तो 7 63 और 7 एकम 7, 91 है, तो ये फिर कट जाता है 7 से, 13 7 91, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि 6370 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 लिखे हैं। तो इसको हम लिख सकते थे क्या, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 13। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि चूंकि क्या दिया हुआ है कि 3 यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है 6370 इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k।
इंटू दिया हुआ है 13 के पावर p। अब इसका हम लोग फैक्टर जो ज्ञात किए थे, तो यहाँ है 2 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 13 इक्वल टू, इधर ये वाला लिखना है तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। अब ऐसा प्रश्न में हम लोग कुछ नहीं तो देख रहे हैं कि सबके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम लोग समान पद को तुलना करेंगे। समान पद को क्या करना है? तुलना करेंगे। तो समान पदों को लिखते हैं कि समान पदों को तुलना करने पर, तो सामान्य पदों को तुलना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो m बराबर 1 होगा। उसी प्रकार से 5 से 5 बेस खत्म हो जाएंगे तो n का वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। उसी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो k का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? 2। और इसी प्रकार p का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि m प्लस n प्लस k प्लस p का मान क्या होगा, इसीलिए m प्लस n प्लस k प्लस p करेंगे तो m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1 जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 5। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है तो ये ध्यान देना है, ये कड़ा नहीं है। मेन इसमें आपको सीखना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको रहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए। इसके जगह पर आप कोई भी डिजिट बुक खोलिए लेसन, और उसमें से रियल नंबर में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए। तो आप बाकी क्वेश्चन को आप घर में सोल्व करिए। दूसरा रहेगा अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न में यदि इतना बराबर ये दिया हुआ तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड को। वीडियो नए समझ में आवे उसको दोहरा करके देखिए, पॉज करके समझिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है वो शांत और अशांत दशमलव की पहचान। तो शांत और अशांत दशमलव की पहचान करने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भिन्न दिया हुआ है, तो उस भिन्न का मान लीजिए कि आपके पास कोई भिन्न है तो लिखते हैं कुछ कि यदि भिन्न p/q के रूप में हो, q p/q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर p/q के रूप में हो तो हर q, हर यहां पर कौन है? q है। तो यदि q का फैक्टर, तो हर q का फैक्टर ज्ञात करना है। फैक्टर ज्ञात करेंगे। और यदि यह फैक्टर ज्ञात करेंगे और यदि यह यानी कि जो हर है 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार जो है के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। के अलावा अगर 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा इसमें कोई और डिजिट मौजूद हो जाए, मतलब कि जैसे 2 के पावर m आया, इसमें 3 के पावर n आ जाए, तो यह शांत दशमलव नहीं होगा। नहीं होगा यानी कि 2 के पावर m और 3 के पावर n, यानी कहने का मतलब 2 और 5 के अलावा या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 हो, इसके अलावा इसमें अगर और कोई डिजिट शामिल हो जाता है तब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहेगा कि बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्वेश्चन होगा बताएं कि निम्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसमें हम लोग पहला लिख लेते हैं, प्रश्न है 100 या पहला प्रश्न लेते हैं 43/625। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं 13y ले लेते हैं कितना, तो 3/125। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं, ये दूसरा है। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 64/445। एक प्रश्न और चौथा ले लेते हैं 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 या 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर ले लेते हैं 5। हम लोग इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो क्या कहते हैं कि भिन्न यदि p/q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हम q को ही हर, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर q का फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न है 43/625 सॉल्यूशन में, तो 625 का अगर हम लोग फैक्टर ज्ञात करें तो 625 का फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 5 से ही कटेगा। 12 25 60, 5 125 25 625, फिर काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर तो इतना लिखा हुआ है, तो हर बराबर दिया हुआ है कितना 625, और 625 का फैक्टर तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा। 25 25 125 25 625, यानी कि 5 के पावर 4 हो गया। ये 5 के पावर 4 जो है, हम इसको कह सकते हैं कि 5 के पावर n के रूप में है। अब लिखेंगे कि चूंकि इसका हर 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है, वो क्या होगा, शांत होगा। यानी कि ये वाला तुम्हारा जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार तुम्हारा क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार से एक दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 13y, मान लीजिए कि एक दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, तो दूसरा प्रश्न कितना है, तो 13y 3/125 है। मतलब हम लोग फिर क्या करेंगे, तो 3125, ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा पता लगाने के लिए सिर्फ हमें इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर को देखना है। तो 3125, यहाँ हर कितना है, यहाँ हर दिया हुआ है 3125,
इसका हम लोग फैक्टर ज्ञात करेंगे, का फैक्टर। तो इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 3125 को हम लोग यहाँ पर तोड़ लेते हैं, 3125 को। तो 3125 को लास्ट 5 है तो 5 का 30, 5 20, 5 25, फिर 5 से टूटेगा 12 25 60, 4 9 5 45, यानी कि सही तोड़े 5 का 30, 1 31, तो 5 दूनी 10, 5 25 होता। फिर ये 625 आ गया, ऊपर ही वाला आ गया, तो यानी कि हम 625 को फिर तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 125, फिर इसको 5 से तोड़ेंगे 25 चला आएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तब फैक्टर करेंगे तो 5 जो है 5 बार चला आया। तो 5 जब 5 बार चला आया तो इसको तो हम लिख सकते थे, यानी कि ये 5 5 बार आया। 5 5 बार कौन कौन आया है? तो 5 5 बार आया है तो इसको हम पहले 5 बार लिख लिए। अब इसको 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5। जब 5 के पावर 5 आया है तो यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि इसका हर 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इन्हें कि दशमलव प्रसार बोल रहे हैं तो खोज लियो दशमलव प्रसार, तो यहां पर हम लिख देते हैं कौन चीज, शांत लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग और आगे का भी प्रश्न देखते हैं, तो वो आगे का प्रश्न क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या अशांत होगा। तो इसमें तीसरा है 64 डिवाइड बाई 455 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा ज्ञात करने के लिए, इतना आवाज होता है, तो हम लोग इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हम लोग इसका हर देखते हैं। हर दिया हुआ है कितना, 455 दिया हुआ है, तो 455 का हम लोग फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 455 का हम लोग फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो 5 से तोड़ेंगे 5 9 45, एक फिर 5 से तोड़ेंगे नहीं, 7 से टूटेगा 13 बार में टूट जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर किए तो 5 × 7 × 13 आ गया। अब यहां पर देख रहे हैं कि चूंकि इसका हर जो है, इसका हर 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। मतलब कि इसमें देखो 5 है, लेकिन इसके अलावा जो डिजिट है वो अलावा डिजिट कितना है, तो एक 7 है और दूसरा कितना है 13 है। तो 2 हो या 3 हो उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई भी और डिजिट अगर इसमें शामिल हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो तुम्हारा क्या होता है, अशांत होता है, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नहीं, अब दशमलव प्रसार अशांत होगा तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, अशांत लिख देते हैं। इसी प्रकार से हम एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर में। वो एग्जांपल है 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर दिया हुआ है 5।
इसको हमको फैक्टर करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इतना जब हम लोग सोल्व किए तो देख करके ऐसा ही बतला देंगे कि इसमें 5 के पावर 2 के पावर तो ठीक है, 5 के पावर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फालतू संख्या जो है 7 के पावर 5 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो क्वेश्चन होगा कि साबित करें कि √3, √5 या √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इससे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए, तो रहेगा कि साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो इसको साबित करने के लिए देखो, रूट जितना भी रूट की वैसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। लेकिन अगर कहेगा कि साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछने का संभावना बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको हम लोग साबित करने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये किस प्रकार से लिखना है वो हम लोग देखेंगे। लिखते हैं क्या कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के हम लोग परिभाषा जानते हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कि √3 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। √3 इक्वल टू P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 है, तथा P एवं Q में एक के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √3 एक कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो √3 बराबर क्या लिखाएगा, P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। साथ ही साथ P और Q में एक के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद हो जाएगा तब हमारा धारणा जो है गलत होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √3 इंटू क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू हम P लिख सकते हैं। अब इसको √3 इंटू Q बराबर जब हम P लिखे हैं तो हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा √3Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P², यानी कि 3Q² बराबर P²। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। अब ये 3Q² इक्वल टू P² लिखे हैं, इसका मतलब है कि P² का, अब इसका मतलब है कि चूंकि यहाँ पर P² का एक गुणनखंड 3 है, तो जब P² का एक गुणनखंड 3 है, इसका मतलब है कि P का भी एक गुणनखंड 3 होगा। एक गुणनखंड 3 होगा। अब हम लोग पुट कर देते हैं
अब समीकरण 1 में P के जगह पर पुट कर देते हैं P इक्वल टू 3m। अब ध्यान देना है कि जब ये 3 रहेगा तो 3m करना है, 5 रहेगा तो 5m करेंगे, 2 रहेगा तो 2m करेंगे। तो पुट P बराबर 3m इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, तो समीकरण 1 में P बराबर 3m पुट कर देते हैं। बहुत आवाज होता है जी। पुट किए तो आ गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9m स्क्वायर आ गया। 3 से 3 ही कट जाएगा 3 बार में, यानी कि q स्क्वायर बराबर हो गया 3m स्क्वायर। तब ध्यान दो, जब हम लिखे थे 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो लिखे हैं कि p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, मतलब कि p का भी एक गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसीलिए कि q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 होगा, इसीलिए q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 होगा। तो जब q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 होगा तो इंप्लाइज q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर क्या लिखे थे कि P और Q में एक के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब यहां पर हम लोग देखे कि चूंकि P तथा Q में एक के अलावा और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन हम पहले कहे थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मौजूद है, तो 3 मौजूद है। इसीलिए हमारी धारणा गलत है, इसीलिए हमारी धारणा गलत है। तो जब धारणा ही गलत है तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछता है। आप इसको एक बार बढ़िया से देखिए और घर में √3 के जगह √2 लिखिए, √5 लिखिए और √7 लिखिए और इसी प्रकार से प्रयास करिएगा। केवल ध्यान ये देना है कि 3 जब साबित करेंगे तो पुट करना है 3m, 2 अगर साबित करना रहेगा तो 2m पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको अगर आप समझ गए हैं तो हम इसको एक थोड़ा सा हटके देखते हैं कि अगर रहता कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे साबित करेंगे। तो मान लीजिए कि इसको हम √2 कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपको हम √2 लिखेंगे। जहां जहां आपको √3 लिख रहा है वहां वहां √2 कर ले चल जाना। √2 करेंगे तो यहाँ भी √2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वो 2 कर देना। ये 3 के जगह पर पुट करना है 2, यहाँ भी करेंगे 2, ये हो जाएगा 3 की जगह पर कितना 2 होंगे, ये भी 2 होगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ पर लिखाएगा 2। अब यहाँ Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। P और Q में एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 के जगह पर 2 लिखाएगा। अतः √3 के जगह पर √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉपी पर लिखने का प्रयास करिए। जहां आपको परेशानी हो कमेंट्स के माध्यम से बोलिए कि क्या सुधार करना चाहिए। ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाई वीडियो देखते हो तो उसको लाइक करो, लाइक बटन दाबिए